हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर अनुदेशक या और किसी सिलेबस के अंदर एज अ सब्जेक्ट भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे तौर पे मैं कहूं कि अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल केवल दिया गया है तो उसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क के और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सामान्य परिचय, कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर टास्क क्या होते हैं, सिर्फ उन चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल का एक प्रकार से पार्ट है। सबसे पहले बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस के तौर पर कार्य करता है बिटवीन अ यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है जी। सो एक लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूजर का इंटरेक्शन करवाता है कंप्यूटर हार्डवेयर से। सो अगर हम इस डायग्राम को समझ के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं सर? अगर आपने यहाँ पर प्रिंटर ऐड कर रखा है तो प्रिंटर आपका एक हार्डवेयर हो जाएगा। इसी के साथ आपके पास कीबोर्ड होगा आपका, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास माउस होगा जो कि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होगी जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी होगी। और ये सारे के सारे हार्डवेयर जो हैं, इनको अगर आप यूज करना चाहते हो तो इस कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट लेयर जो आती है वो आती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिनसे इंटरेक्ट करता है आपका यूजर। एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि आप एक यूजर हैं और आप एक सिस्टम चलाना चाहते हैं या एक एप्लीकेशन सिस्टम चलाना चाहते हैं, प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, जैसे एमएस वर्ड। सो इस एमएस वर्ड को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्यूटर परचेज करना पड़ेगा, यानी कि आप हार्डवेयर डिवाइस लिया है, सारे के सारे सीपीयू, कैबिनेट, सब कुछ लिया है आपने, ऐड कर दिया। फिर आप इस पे इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एमएस वर्ड को इंस्टॉल किया जाएगा और फिर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ आप अपना इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है जी। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एग्जैक्टली कौन आ गया? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे नाम हैं, उनमें से एक मेजर नाम जो है वो बोला जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर है। क्या है ये? रिसोर्स मैनेजर है। और रिसोर्स कौन कौन से होते हैं सर? रिसोर्स के बारे में बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है और सिक्योरिटी भी इंश्योर करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो मेजर तौर पे अगर देखा जाए तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिसोर्स मैनेजर के तौर पर कंसीडर करते हैं, जहां पर वो इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि कैसे कोई एक प्रोसेस या प्रोग्राम चलते हुए इन रिसोर्सेज को यूज करेगा। सो प्रोसेस मैनेजमेंट उसके अंदर आ जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट उसके अंदर आ जाता है, डिवाइस मैनेजमेंट उसके अंदर आ जाता है और फाइल मैनेजमेंट भी इसके अंदर आ जाता है। अब प्रश्न क्या बनता है यहाँ से? निम्न में से कौन सा प्रोसेस मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? सो हमें याद रखना है कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी या सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फर्स्ट लेयर जो होती है वो हमारी कर्नल कहलाती है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता रहता है, जिससे कि सिस्टम कॉल जनरेट किए जाते हैं। बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन दी वर्क, टाइप ऑफ वर्क वो जो जिस तरीके का कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दी वर्क यानी कि कार्य के आधार पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मेजर तौर से इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हो जाता है हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हो जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हो जाता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क विच दे आर डूइंग। एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, jobs are collected into batches and executed automatically without user interaction। so एक बार में सारे jobs जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, उनके बैचेस बनाए जाते हैं, उन बैचेस को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। जब ये बैचेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तब सिस्टम से यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है, ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे बैचेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर when a process does its IO, the CPU can start the execution of other processes। so for say example MS Word भी आपने चला रखा है, ठीक है जी।
आपने पावर पॉइंट भी चला रखा है, ठीक है जी, आपने अपना कोई एक प्रोग्राम भी चला रखा है, यानी कि आप समझ लीजिए कि आपने विंडो मीडिया प्लेयर चला रखा है, मीडिया प्लेयर चला रखा है फॉर से एग्जांपल, ठीक है जी, ये सारे एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब जब एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस, जैसे प्रोसेस P1 है, मान लेते हैं हम इनको, प्रोसेस P2 है और प्रोसेस P3 है। अभी सीपीयू पे प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन जब ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए रुकेगा, यानी कि जहां इसको इनपुट आउटपुट की आवश्यकता होगी यूजर से, और यूजर जब तक इनको इनपुट आउटपुट देगा तब तक प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर P2 रुक जाता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए, तो P3 का प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये केवल और केवल किसके अंदर संभव है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब सर मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद मल्टी प्रोसेसिंग क्या क्या होता है? इफ देर आर मोर देन वन प्रोसेसर प्रेजेंट इन द सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। अगर हम बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो यहां पर एक ही प्रोसेसर था। प्रोसेसर कितना था? ओनली वन प्रोसेसर वॉज अवेलेबल। इसी प्रोसेसर के द्वारा P1, P2 और P3 को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो एक बार में ये प्रोसेसर केवल एक ही प्रोसेस को या प्रोग्राम को क्या कर रहा होगा? एग्जीक्यूट होगा, कर रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो यहां पर मोर देन वन प्रोसेसर अवेलेबल है। अब मोर देन वन प्रोसेसर का मतलब क्या है? समझिए आप जो प्रोसेसर यूज करते हैं वो होते हैं ड्यूअल कोर, i3, i5, i9, i7, इस तरीके के प्रोसेसर्स आप यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं ड्यूअल कोर के बारे में, तो यहां पर प्रोसेसर की दो कोर्स अवेलेबल हैं। कितनी कोर्स अवेलेबल है? दो कोर्स अवेलेबल है प्रोसेसर की। इसका मतलब ये मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस मेरे सिस्टम के पास हैं। एक ही प्रोसेसर के पास दो कोर्स अवेलेबल है। अब जहां पर प्रीवियस एग्जांपल के अंदर प्रोसेस P1, P2 और P3 एक ही प्रोसेस पे एग्जीक्यूट किए जा रहे थे, एक ही प्रोसेसर के साथ एग्जीक्यूट किए जा रहे थे। अगर P1 एग्जीक्यूट होता था तो P2 को वेट करना पड़ता था, P2 एग्जीक्यूट होता था तो P1 और P3 को वेट करना पड़ता था। यहां पर ऐसा नहीं होगा। कोर 1 जो है वो प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर रही होगी, और कोर 2 जो है वो प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट कर रही होगी, अगर दो कोर है तो। अगर तीन कोर अवेलेबल है तो ये तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, आई होप इस एग्जाम्पल से ये आइडिया जो है वो बहुत क्लियर हो गया होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तो इज अ सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क एंड अलाउ देम टू शेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। अगर आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट अलाउज अ यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क एट द सेम टाइम। एक से अधिक कंप्यूटर टास्क को एक साथ अगर परफॉर्म किया जा रहा है या यूजर को ये परमिशंस दी गई हैं, तो वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से दी जाएगी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सीपीयू टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम जिनको हम बोलते हैं, एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स और प्रोसेसेस। अब मल्टी शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? एक रिसोर्स है R1, इस रिसोर्स को शेयर करना है मल्टीपल प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 के अंदर। तो हम कहेंगे इस रिसोर्स का टाइम क्वांटम है 2 यूनिट। ठीक है जी। अब 2 यूनिट टाइम के लिए सबसे पहले P1 को दिया जाएगा, फिर 2 यूनिट टाइम के लिए P2 को दिया जाएगा, और फिर P3 को ये क्या किया जाएगा? एलोकेट किया जाएगा। तो छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स के अंदर ये रिसोर्स हर एक प्रोसेस को दिया जाएगा। ठीक है जी, ये सीपीयू टाइम को डिवाइड करना हो गया बेसिकली। सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जहां ईच जॉब कैरीज अ सर्टेन डेडलाइन विद इन विच द जॉब इज सपोज टू बी कंप्लीटेड। अब यहां पर हर एक जॉब के साथ एक टाइम लिमिट भी होती है। क्या होती है जी? टाइम लिमिट भी होती है, जिस टाइम लिमिट के अंदर इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है जी। अगर वो नहीं होता है उस प्रोसेस उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एग्जीक्यूट, तो हम कहते हैं कि हमारी टाइमलाइन जो है वो मिस हो गई या हमारी डेडलाइन मिस हो गई, और इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं कह पाएंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जहां पर जॉब के साथ एक टाइमिंग होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इंश्योर करना है कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उस जॉब को पर्टिकुलरली उस जॉब को एग्जीक्यूट होना ही होना है।
दो तरीके के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब समझिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहां कहां काम आते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि मिसिंग डेडलाइन इज अनएक्सेप्टेबल। इस यहां पर अगर आपकी डेडलाइन मिस हो जाती है तो ये अनएक्सेप्टेबल है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज नहीं करेंगे। वी विल मेक श्योर कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को तब तक करेक्ट करते रहेंगे, तब तक सही करते रहेंगे जब तक कि वो हार्ड टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन जाता जहां पे डेडलाइन मिस ना हो। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर विद एक सेकंड का डिले भी जो है वो एक डिजास्टर बन सकता है अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बात किया जाए तो। सो इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आते हैं? मिसिंग डेडलाइन इज एक्सेप्टेबल ओकेजनली, कभी कभार अगर आपकी डेडलाइन मिस भी हो जाती है तो उससे कुछ ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया सिस्टम जो होते हैं हमारे वो सॉफ्ट आरटीओ ओएस होते हैं जो कि कभी कभी डेडलाइन को मिस भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम या कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अभी तक हमने जो बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वो बात की थी उनके कार्य के आधार पर। अब हम बात करते हैं इंटरफेस के आधार पर। इंटरफेस के आधार पर अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो तरीके के होते हैं हमारे पास। एक होता है सीयूआई और दूसरा होता है जीयूआई। सो सीयूआई का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस इसका एग्जांपल है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स के द्वारा चलाया जाता है। कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जीयूआई एनवायरनमेंट नहीं होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर काम करते हैं, एप्पल के अंदर काम करते हैं। जीरोक्स जो था वो पहला जीयूआई फर्स्ट जीयूआई कंप्यूटर्स माना जाता है। 1970s में इसको डेवलप किया गया था और लेटर पॉपुलराइज्ड बाय एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। सो जीयूआई एनवायरनमेंट के अंदर आप काम करते हैं जहां पर आप एक कर्सर बना होता है, इस कर्सर के द्वारा कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जबकि सीयूआई के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए भी आपको कमांड्स देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? आपको कमांड्स देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये बात हो गई आपके। सबसे पहले हमने बात की थी कार्य के आधार पर, उसके बाद हमने बात की इंटरफेस के आधार पर, और अब हम बात कर रहे हैं किसके आधार पर? यूजर के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप अभी यूज कर रहे हैं। ओनली सिंगल यूजर कैन एक्सेस द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अगर आप यूज कर रहे हैं और आप उसके सर्वर एडिशन यूज नहीं कर रहे हैं तो आप एक बार में एक ही पर्सन इसके ऊपर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। लेकिन मल्टी और यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो मल्टीपल यूजर कैन लॉग इन टू द सिस्टम टू यूज द रिसोर्स एंड शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द रिसोर्स शेयरिंग। ये रिसोर्स शेयरिंग के आधार पर काम करता है और मल्टीपल यूजर्स इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं, वापस से रिवाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने पढ़े। सबसे पहले हमने बात की थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। टाइप के बारे में अगर बात करें तो IBM OS 360 जो है वो इसका एक एग्जांपल हो जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के बारे में हम बात कर सकते हैं जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो लिनक्स और विंडोज एग्जांपल है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेटवर्क ओएस के बारे में बात करें तो विंडोज सर्वर जो है वो एक नेटवर्क ओएस है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो VxWorks और RT लिनक्स जो है, रियल टाइम लिनक्स जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। GUI OS के बारे में बात करें जो GUI एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो विंडोज और उबंटू ये दोनों ही काम करते हैं। इसके अलावा एप्पल जो है, मैक OS जो है एप्पल का, वो भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो GUI एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कमांड लाइन से के थ्रू जो काम करता है वो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है। तो टाइप के बारे में कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको 4-5 ऑप्शंस दिए जाएंगे जो कि 3 यहां से होंगे और एक MS DOS होगा, तो MS DOS आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लास्ट में बढ़ते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में जहां हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में इंटरफेस का कार्य करता है? यूजर और एप्लीकेशन के बीच में? नहीं जी। यूजर और हार्डवेयर के बीच में? जी हाँ, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य नहीं है? देखिए, जैसा मैंने बोला था कि यहां से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या नहीं है? प्रोसेस मैनेजमेंट करता है? जी बिल्कुल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट करता है? करता है।
डिवाइस मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट भी करता है लेकिन प्रोग्राम कंपाइलेशन नहीं करता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है सर हमारा, प्रोग्राम कंपाइलेशन का काम ये नहीं करता है, उसके लिए हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, कंपाइलर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट तक का भी काम करता है, लेकिन प्रोग्राम कंपाइलेशन नहीं करता है। कंप्यूटर में हर समय चलने वाला प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, शेल कहते हैं क्या, नहीं। कंपाइलर कहते हैं क्या, नहीं। कर्नल कहते हैं, जी हाँ। कर्नल फर्स्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, इसको हम फर्स्ट लेयर भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो वो कर्नल होता है, और ये कर्नल प्रोग्राम हमेशा आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चलता रहता है। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्यों को बैच के रूप में एकत्र करके निष्पादित किया जाता है। अब प्रश्न क्या है सर, बैचेस के रूप में एग्जीक्यूट किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किया जाता है क्या, जी नहीं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जनरली जो ऑपरेशंस होते हैं या कार्य जो होते हैं उनको बैच के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब आपसे पूछा गया है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको पता होना चाहिए कि सर हमने मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स के ऊपर ऑलरेडी एक पूरा टॉपिक किया था। नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाने का कार्य करता है क्या, नहीं सर। सीपीयू यूटिलाइजेशन का काम करता है क्या, जी हाँ। सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाने का कार्य डेफिनेटली हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, आपको याद होगा कि हमने चर्चा की थी कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 है। अगर प्रोसेस 1 आईओ ऑपरेशन के ऊपर बिजी हो जाता है तो हम सीपीयू किसको दे देते हैं सर, सीपीयू हम दे देते हैं प्रोसेस 2 को दे देते हैं। यानी कि सीपीयू जो है वो मेरा कभी भी आइडियल नहीं बैठता है। ठीक है जी, आइडियल बैठने का काम कभी भी सीपीयू को नहीं होता है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या है। मल्टी प्रोसेसिंग, याद करिए, मल्टीपल प्रोसेसेस। अभी हमारे पास सीपीयू के मल्टीपल कोर है, एक है कोर 1, एक है कोर 2। तो हम क्या कर सकते हैं, दो प्रोग्राम्स को एक साथ एक ही समय पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो क्या है इसकी विशेषता, एक समय पर केवल एक प्रोसेस चलाता है, नहीं। एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करता है, केवल नेटवर्क पर कार्य करता है, केवल एक यूजर को अनुमति देता है, जी नहीं। बी ऑप्शन, एक से अधिक प्रोसेसर्स का उपयोग एक साथ ये करता है। मल्टीपल कोर्स होती हैं सीपीयूज की, जो भी हम एक साथ यूज करते हैं, जिसपे हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। क्या इसका कार्य ग्राफिक प्रोसेसिंग करना है, नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट करना है, नहीं। नेटवर्क पर संसाधनों को साझा करना है, यानी कि रिसोर्स शेयरिंग है नेटवर्क के ऊपर। संसाधनों को साझा करने का मतलब होता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का काम करने के लिए यूज किया जाता है, जी हाँ, बिल्कुल। प्रमुख कार्य इसका जो है वो नेटवर्क पर संसाधनों को साझा करने का यानी कि रिसोर्स शेयरिंग का है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक कार्य की क्या विशेषता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाएगी जो गई है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि प्रत्येक कार्य की क्या विशेषता होनी चाहिए। प्रायोरिटी नहीं होती, निश्चित डेडलाइन होती है, मेमोरी एलोकेशन नहीं होती, जीयूआई नहीं होता। सर हर एक कार्य के साथ एक निश्चित डेडलाइन होती है, एक पर्टिकुलर डेडलाइन होती है जिस डेडलाइन में उस कार्य को एग्जीक्यूट करना ही करना है। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर एक फिक्स डेडलाइन हमें दी गई होती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू समय को किस रूप में विभाजित करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए एक टाइम स्लॉट निर्धारित करता है, जिसको हम बोलते हैं टाइम क्वांटम। और टाइम क्वांटम अगर 2 यूनिट है तो 2 यूनिट टाइम के लिए सीपीयू हर प्रोसेस को दिया जाएगा। तो जो समय को विभाजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टाइम क्वांटम। यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, विंडोज नहीं है, उबंटू नहीं है, जीयूआई है, एंड्रॉइड नहीं है, एमएस डॉस जो है वो डेफिनेटली हमारा सीयूआई यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, जहां पर कमांड का यूज किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। आज के इस चैप्टर के अंदर इतना ही। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स और फंडामेंटल्स इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करने की कोशिश की है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको हम और डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम वाले प्लेलिस्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में इतना ही। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और अपने फ्रेंड्स जो कि तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, जहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल है, उनके साथ इसको शेयर करना ना भूलें।
नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।